पोस्ट परचेज बिहेवियर। परचेज के बाद कंज्यूमर कुछ डिस्क्वाइटिंग फीचर्स को नोटिस करने या अदर ब्रद्स के बारे में फेवरेबल थिंग्स सुनने से डिसोनेंस एक्सपीरियंस कर सकता है और उस इंफॉर्मेशन के प्रति अलर्ट रहेगा जो उसके डिसीजन को सपोर्ट करती है। मार्केटिंग कम्युनिकेशंस को ऐसे बिलीफ्स एंड इवैल्यूएशंस सप्लाई करने चाहिए जो कंज्यूमर के चॉइस को रीइंफोर्स करते हैं और उसे ब्रांड के बारे में अच्छा फील कराने में हेल्प करते हैं। मार्केटर का काम परचेज के साथ एंड नहीं होता है। मार्केटर्स को पोस्ट परचेज सेटिस्फैक्शन, पोस्ट परचेज एक्शंस और पोस्ट परचेज प्रोडक्ट यूजेस एंड डिस्पोजल को मॉनिटर करना चाहिए। सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस और प्रोडक्ट के परसीव्ड परफॉर्मेंस के बीच क्लोजनेस का एक फंक्शन है। अगर परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस से कम पड़ता है तो कंज्यूमर निराश होता है। अगर यह एक्सपेक्टेशंस को मीट करता है तो कंज्यूमर सैटिस्फाइड होता है। अगर यह एक्सपेक्टेशंस से ज्यादा है तो कंज्यूमर डिलाइटेड होता है। ये फीलिंग्स इस बात में डिफरेंस लाती हैं कि कस्टमर प्रोडक्ट को फिर से खरीदता है या नहीं और उसके बारे में दूसरों से फेवरेबली या अनफेवरेबली बात करता है या नहीं। एक्सपेक्टेशंस एंड परफॉर्मेंस के बीच जितना बड़ा गैप होगा, डिसैटिस्फैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। यहीं पर कंज्यूमर का कोपिंग स्टाइल काम आता है। कुछ कंज्यूमर्स गैप को बड़ा कर देते हैं जब प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं होता है और हाईली डिसैटिस्फाइड होते हैं। अन्य इसे मिनिमाइज करते हैं और लेस डिसैटिस्फाइड होते हैं। सेटिस्फैक्शन कस्टमर्स के पोस्ट परचेज एक्शंस को इन्फ्लुएंस करती है। एक सेटिस्फाइड कंज्यूमर के प्रोडक्ट को फिर से परचेज करने की संभावना ज्यादा होती है और वह दूसरों से ब्रांड के बारे में अच्छी बातें भी कहेगा। वास्तव में कोई यह तर्क दे सकता है कि सक्सेस का हाईएस्ट लेवल तब अचीव होता है जब कोई कस्टमर एक एडवोकेट बन जाता है और कंपनी के ऑफरिंग को दूसरों को रिकमेंड करता है। डिसैटिस्फाइड कंज्यूमर्स प्रोडक्ट को अबैंडन या रिटर्न कर सकते हैं। वे कंपनी को कंप्लेन करके, किसी लॉयर के पास जाकर, अदर ग्रुप्स जैसे बिजनेस, प्राइवेट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस से सीधे कंप्लेन करके या ऑनलाइन दूसरों के सामने अपनी डिसैटिस्फैक्शन एक्सप्रेस करके पब्लिक एक्शन ले सकते हैं। प्राइवेट एक्शंस में प्रोडक्ट खरीदना बंद करने का डिसाइड करना, एग्जिट ऑप्शन या फ्रेंड्स को वार्न करना, वॉइस ऑप्शन शामिल है। बायर्स को पोस्ट परचेज कम्युनिकेशंस के परिणाम स्वरूप कम प्रोडक्ट रिटर्न्स एंड ऑर्डर कैंसलेशंस हुए हैं। उदाहरण के लिए, कंप्यूटर कंपनीज न्यू ओनर्स को एक लेटर भेजकर उन्हें एक बढ़िया न्यू टैबलेट कंप्यूटर सिलेक्ट करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर सकती हैं। वे सैटिस्फाइड ब्रांड ओनर्स को फीचर करने वाले एड्स प्लेस कर सकती हैं। वे इम्प्रूवमेंट्स के लिए कस्टमर सजेशंस सॉलिसिट कर सकती हैं और अवेलेबल सर्विसेज का लोकेशन लिस्ट कर सकती हैं। वे इंटेलिजिबल इंस्ट्रक्शन बुकलेट्स लिख सकती हैं। वे ओनर्स को न्यू टैबलेट एप्लीकेशंस डिस्क्राइब करने वाले ईमेल अपडेट्स भेज सकती हैं। इसके अलावा वे कस्टमर ग्रीवेंसेस के स्पीडी निवारण के लिए इफेक्टिव चैनल्स प्रोवाइड कर सकती हैं। पोस्ट परचेज बिहेवियर का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जिसे मार्केटर्स को मॉनिटर करना चाहिए, उसमें प्रोडक्ट का यूज एंड डिस्पोजल शामिल है। सेल्स फ्रीक्वेंसी का एक की ड्राइवर प्रोडक्ट कंजम्पशन रेट है। बायर्स किसी प्रोडक्ट को जितनी जल्दी कंज्यूम करते हैं, उतनी ही जल्दी वे उसे रीपरचेज करने के लिए मार्केट में वापस आ सकते हैं। कंज्यूमर्स कुछ प्रोडक्ट्स को जल्द ही रिप्लेस करने में फेल हो सकते हैं क्योंकि वे प्रोडक्ट लाइफ को ओवर एस्टिमेट करते हैं। रिप्लेसमेंट को स्पीड करने की एक स्ट्रैटेजी प्रोडक्ट को रिप्लेस करने के कार्य को एक निश्चित हॉलिडे, इवेंट या वर्ष के टाइम से टाई करना है, जैसे स्मोक डिटेक्टर्स में बैटरीज को बदलने को प्रमोट करना जब डेलाइट सेविंग्स एंड होती है। दूसरा प्रोडक्ट को डॉलर शेव क्लब जैसी सब्सक्रिप्शन बेसिस पर ऑफर करना है, जिसके रेजर्स मंथली शिप किए जाते हैं, और क्विप जो हर 3 महीने में अपने इलेक्ट्रिक टूथब्रश हेड रीफिल्स डिलीवर करता है। कंपनी सब्सक्राइबर्स को मंथली बॉक्सेस भेजती हैं जिनमें कॉस्मेटिक्स, बर्च बॉक्स से लेकर क्लोथिंग, ले टोट, फूड, ब्लू एप्रन और डॉग केयर, बाग बॉक्स तक के एरियाज में रिलेटेड प्रोडक्ट्स की एक वैरायटी होती है। एक और स्ट्रैटेजी कंज्यूमर्स को इस बारे में बेटर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है कि उन्हें प्रोडक्ट को रिप्लेस कब करने की आवश्यकता है ताकि उसका करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस बना रहे। बैटरीज में बिल्ट इन गॉजेस होते हैं जो दिखाते हैं कि उनके पास कितनी पावर बची है। रेजर्स में कलर्ड ल्यूब्रिकेटिंग स्ट्रिप्स होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि ब्लेड्स कब घिस सकते हैं। टूथब्रशेस में कलर्ड ब्रिसल्स होते हैं जो वेयर को इंडिकेट करते हैं, और इसी तरह।
शायद यूसेज को बढ़ाने का सबसे सिंपल तरीका यह जानना है कि एक्चुअल यूसेज रिकमेंडेड से कम कहाँ है और कस्टमर्स को रेगुलर यूसेज के बेनिफिट्स या प्रत्येक ओकेजन पर यूज किए जाने वाले प्रोडक्ट की अमाउंट को बढ़ाने के बारे में पर्सुएड करना है, जो हर किसी की फेवरेट शैम्पू बॉटल पर दिए गए शैम्पू, रिंस एंड रिपीट इंस्ट्रक्शंस के पीछे है। बिहेवियरल डिसीजन थ्योरी। कंज्यूमर्स हमेशा इंफॉर्मेशन को प्रोसेस या डिसीजंस को सोच समझकर रैशनल तरीके से नहीं लेते हैं। पिछले 3 दशकों में मार्केटिंग में सबसे एक्टिव एकेडमिक रिसर्च एरियाज में से एक बिहेवियरल डिसीजन थ्योरी रहा है, जो स्टडी करता है कि कंज्यूमर्स इन सिचुएशंस में डिसीजंस कैसे लेते हैं। बिहेवियरल डिसीजन थ्योरिस्ट्स ने कई सिनारियोज आइडेंटिफाई किए हैं जिनमें कंज्यूमर्स सीमिंगली इरेशनल चॉइसेस करते हैं। यहाँ हम 2 ब्रॉड एरियाज में कुछ डिसीजन इश्यूज को रिव्यू करते हैं। 1. ह्यूरिस्टिक्स एंड बियासेस और 2. फ्रेमिंग इफेक्ट्स। ह्यूरिस्टिक्स सिंपल डिसीजन रूल्स या मेंटल शॉर्टकट्स हैं जिनका यूज लोग जजमेंट्स बनाते और डिसीजंस लेते समय टाइम बचाने और कॉग्निटिव एफर्ट को मिनिमाइज करने के लिए करते हैं। इस प्रकार ह्यूरिस्टिक्स प्रॉब्लम के केवल मोस्ट रेलेवेंट एस्पेक्ट्स पर फोकस करते हैं, जबकि अदर फैक्टर्स पर बहुत कम या बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। डिसीजन मेकिंग के लिए यह सिंप्लीफाइड अप्रोच अक्सर उन चॉइसेस की ओर ले जाता है जो लोअर एक्यूरेसी और सिस्टमैटिक एरर्स द्वारा कैरेक्टराइज्ड होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप सबऑप्टिमल आउटकम्स हो सकते हैं। ये सिस्टमैटिक एरर्स, जिन्हें डिसीजन बियासेस भी कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स डिसीजंस में पर्टिकुलरली कॉमन होते हैं जब कंज्यूमर्स के पास टाइम कंस्ट्रेंट्स का सामना करते हुए लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है। सबसे कॉमन डिसीजन ह्यूरिस्टिक्स में से कुछ नीचे आउटलाइन किए गए हैं। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक लोगों की इस टेंडेंसी को रिफ्लेक्ट करता है कि एक इवेंट के होने की संभावना ज्यादा है अगर वे उस इवेंट के ज्यादा इंस्टेंसेस रिकॉल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर यह पूछा जाए कि यूनाइटेड स्टेट्स में ज्यादा लोग होमिसाइड या एम्फिसीमा से मरते हैं, तो ज्यादातर लोग होमिसाइड को डेथ्स की ग्रेटर नंबर एट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि यह ज्यादा ईजिली दिमाग में आता है। न्यूज़ मीडिया एम्फिसीमा की तुलना में होमिसाइड को ज्यादा कवरेज देते हैं, भले ही रियलिटी में एम्फिसीमा होमिसाइड से ज्यादा डेथ्स का कारण बनता है। रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक लोगों की इस टेंडेंसी को रिफ्लेक्ट करता है कि किसी इवेंट के होने की संभावना का इस आधार पर जजमेंट करना कि यह इवेंट उस कैटेगरी से कितना सिमिलर है जिसका वह रिप्रेजेंट करता है। चश्मा पहने हुए एक पेल, मीक, क्वाइट व्यक्ति के कंप्यूटर गीक होने की संभावना एक एक्टिव, आउटगोइंग और आउटस्पोकन व्यक्ति की तुलना में ज्यादा मानी जाएगी। यह ह्यूरिस्टिक कई डिसीजन बियासेस की ओर ले जाता है, जिसमें बेस रेट निग्लेक्ट शामिल है, जो किसी इवेंट के होने की एक्चुअल प्रोबेबिलिटी को इग्नोर करता है। कंजंक्शन फैलेसी लोगों के इस गलत बिलीफ से रिजल्ट होता है कि 2 इवेंट्स के जॉइंटली होने की प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के इंडिपेंडेंटली होने की प्रोबेबिलिटी से ज्यादा है। कंजंक्शन फैलेसी का एक क्लासिक एग्जाम्पल रिस्पोंडेंट्स को एक स्टूडेंट के रूप में लिंदा का डिस्क्रिप्शन ब्राइट, आउटस्पोकन और डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल जस्टिस से कंसर्न के रूप में प्रोवाइड करता है। जब यह इवैल्यूएट करने के लिए कहा गया कि क्या लिंदा एक बैंक टेलर है या बी एक बैंक टेलर है और फेमिनिस्ट मूवमेंट में एक्टिव है, तो ज्यादातर रिस्पोंडेंट्स ने बाद वाले को चुना, भले ही एक कंजंक्शन बी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में से एक से ज्यादा प्रोबेबल नहीं हो सकता है। डिसीजन फ्रेमिंग वह तरीका है जिससे चॉइसेस को एक डिसीजन मेकर के सामने प्रेजेंट किया जाता है और देखा जाता है। एक $200 का सेल फोन $400 के फोन की तुलना में उतना एक्सपेंसिव नहीं लग सकता है, लेकिन $50 की कॉस्ट वाले फोन की तुलना में यह बहुत एक्सपेंसिव लग सकता है। फ्रेमिंग इफेक्ट्स व्यापक हैं और पावरफुल हो सकते हैं। हम कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग में फ्रेमिंग इफेक्ट्स पाते हैं, जहां एक ब्रांड खुद की तुलना किसी अदर ब्रांड से फेवरेबली करता है जिसमें इंफीरियर फीचर्स, ट्वाइस द क्लीनिंग पावर होते हैं। प्राइसिंग में, जहां यूनिट प्राइसेस प्रोडक्ट को कम एक्सपेंसिव, ओनली पेनीज डे दिखा सकते हैं। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में, जहां लार्जर यूनिट्स ज्यादा डिजायरेबल लग सकते हैं। 24 मंथ वारंटी बनाम 2 साल की वारंटी और एक न्यू प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के खिलाफ खड़ा करने में ताकि कंज्यूमर्स उसके सुपीरियर फंक्शंस एंड फीचर्स को बेहतर अंडरस्टैंड कर सके। फाइनेंशियल डिसीजंस लेते समय कंज्यूमर्स फ्रेमिंग के एक स्पेसिफिक फॉर्म का यूज करते हैं जिसे मेंटल अकाउंटिंग कहा जाता है। रिसर्च में पाया गया है कि कंज्यूमर्स अलग अलग ट्रांजैक्शंस को अलग अलग मेंटल अकाउंट्स में रखते हैं,
भले ही ऐसा करने का कोई लॉजिक न हो, क्योंकि इनमें से किसी भी अकाउंट से मनी का यूज किसी भी गोल को अचीव करने के लिए किया जा सकता है। मेंटल अकाउंटिंग को प्रिंसिपल्स के एक सेट पर बेस्ड है। कंज्यूमर्स गेन्स को अलग करने का प्रयास करते हैं। जब किसी सेलर के पास एक से ज्यादा पॉजिटिव डायमेंशंस वाला प्रोडक्ट होता है, तो यह डिजायरेबल होता है कि कंज्यूमर प्रत्येक डायमेंशन का अलग से इवैल्यूएट करे। उदाहरण के लिए, एक लार्ज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के मल्टीपल बेनिफिट्स को लिस्ट करने से पार्ट्स का सम होल से ज्यादा लग सकता है। कंज्यूमर्स लॉसेस को इंटीग्रेट करने का प्रयास करते हैं। अगर किसी चीज की कॉस्ट को किसी अदर लार्ज परचेज में ऐड किया जा सकता है, तो मार्केटर्स को उसे सेल करने में अलग एडवांटेज होता है। उदाहरण के लिए, हाउस बायर्स एडिशनल एक्सपेंडिचर्स को फेवरेबली देखने के लिए ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं, यह देखते हुए कि हाउस खरीदने की प्राइस पहले से ही हाई है। कंज्यूमर्स स्मॉलर लॉसेस को लार्जर गेन्स के साथ इंटीग्रेट करने का प्रयास करते हैं। कैंसलेशन प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर सकता है कि मंथली पेचेक्स से टैक्सेस विथहोल्ड करना लार्ज लंपसम टैक्स पेमेंट्स करने से कम दर्दनाक क्यों है। स्मॉलर विथहोल्डिंग्स के लार्जर पे अमाउंट से ओवरशैडोड होने की संभावना ज्यादा होती है। कंज्यूमर्स स्मॉल गेन्स को लार्ज लॉसेस से अलग करने का प्रयास करते हैं। सिल्वर लाइनिंग प्रिंसिपल कार्स जैसी बिग टिकट परचेसेस पर रिबेट्स की पॉपुलैरिटी को एक्सप्लेन कर सकता है। दो सिनारियोज के बीच एक चॉइस पर विचार करें। सिनारियो अ में, आप एक कॉन्सर्ट के लिए टिकट खरीदने के लिए $50 स्पेंड करते हैं। जैसे ही आप शो पर पहुंचते हैं, आपको रियलाइज होता है कि आपने अपनी टिकट खो दी है। आप रिप्लेसमेंट खरीदने का डिसाइड करते हैं। और सिनारियो बी में, आप डोर पर एक कॉन्सर्ट की टिकट खरीदने का डिसाइड करते हैं। जैसे ही आप शो पर पहुंचते हैं, आपको रियलाइज होता है कि आपने रास्ते में किसी तरह $50 खो दिए हैं। आप वैसे भी टिकट खरीदने का डिसाइड करते हैं। आपको कौन सा लॉस कम कीनली फील होगा? ज्यादातर लोग सिनारियो बी चुनते हैं। हालांकि लॉस सैम है। पहले केस में आपने मेंटली कॉन्सर्ट के लिए $50 एलोकेट किए होंगे और दूसरी टिकट खरीदने से आपका मेंटल कॉन्सर्ट बजट ज्यादा हो जाएगा। दूसरे केस में आपके द्वारा खोए गए पैसे किसी भी अकाउंट से संबंधित नहीं थे, इसलिए आपने किसी भी मेंटल बजट को ज्यादा नहीं किया है। सर्कुलर कस्टमर डिसीजन जर्नी ज्यादा इन्फॉर्म्ड एंड डिसर्निंग कस्टमर्स के राइज के साथ मिलकर प्रोडक्ट्स एंड डिजिटल चैनल्स का प्रोलिफरेशन ने कस्टमर्स के इन्फॉर्मेशन सर्च करने, ऑप्शंस का इवैल्यूएट करने और बाइंग डिसीजंस लेने के तरीके को बदल दिया है। कई बाइंग सिचुएशंस में ट्रेडिशनल फनल बेस्ड, ज्यादातर लिनियर बाइंग प्रोसेस एक सर्कुलर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इवॉल्व हो गया है। फनल अप्रोच के विपरीत, जहां इवैल्यूएट किए जा रहे ऑप्शंस प्रत्येक सक्सीडिंग स्टेज के साथ श्रिंक होते जाते हैं, कंसिडर्ड किए जा रहे ऑल्टरनेटिव्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के डिफरेंट स्टेजेस पर एक्सपैंड और साथ ही रिड्यूस होते हैं। यह न्यू सर्कुलर एंड आइटरेटिव जर्नी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ और डिजिटल एंड सोशल चैनल्स के रिव्यूज डिसीजन प्रोसेस में मेजर रोल प्ले करते हैं। डिसीजन प्रोसेस के डिफरेंट स्टेजेस यानी इनिशियल कंसिडरेशन, एक्टिव इवैल्यूएशन, परचेस और पोस्ट परचेस डिसीजन एक एडिशनल लॉयल्टी लूप के साथ एक सर्कुलर तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इनिशियल कंसिडरेशन, ब्रांड परसेप्शन, रीसेंट एक्सपोजर्स, टच पॉइंट्स और प्रायर एक्सपीरियंस द्वारा ड्रिवन है। डिजिटल एंड सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन से एम्पावर्ड, कंज्यूमर्स एक्टिव इवैल्यूएशन स्टेज के दौरान अपनी नीड्स का असेस और रिफाइन करते हुए ऑप्शंस को ऐड या सबट्रैक्ट करते हैं। कस्टमर्स थर्ड फेज में परचेस के लिए प्रोडक्ट सिलेक्ट करके फाइनल डिसीजन लेते हैं। वर्ड ऑफ माउथ और रिव्यूज हर स्टेज पर परचेस डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने में मेजर रोल प्ले करते हैं। टेक्नोलॉजी ड्रिवन, डिजिटल कंज्यूमर तेजी से नॉन कमर्शियल सोर्सेज जैसे रेफरेंस ग्रुप्स और रिव्यू साइट्स से इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है। पोस्ट परचेस एक्सपीरियंस, कंज्यूमर के यूसेज एक्सपीरियंस द्वारा ड्रिवन ब्रांड परसेप्शन को अपडेट करता है। एक सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस पोटेंशियली कस्टमर को एक लॉयल यूजर में बदल सकता है, जो फिर से पूरे साइकिल से गुजरे बिना रीपर्चेस करेगा। सर्कुलर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर प्रोडक्ट कैटेगरीज में अलग अलग होता है। यह प्रोस्पेक्ट्स एंड कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए मल्टीपल टच पॉइंट्स पर मार्केटिंग एक्टिविटीज के सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक ब्लेंड के साथ एक इंटीग्रेटेड मार्केटिंग अप्रोच की आवश्यकता को रीइंफोर्स करता है। फर्म्स जो अपने मार्केटिंग अप्रोच को कंज्यूमर्स परचेस जर्नी के साथ अलाइन करती हैं,
उनके पास डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के प्रत्येक स्टेज को इन्फ्लुएंस करते हुए सही समय पर, सही जगह पर सही मैसेज के साथ उन तक पहुंचने का बेटर चांस होता है।